दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और सेल्स वाउचर के बारे में भी हम आज थोड़ा बहुत इस वीडियो में कवर करेंगे। फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम यहाँ जो वाउचर नंबर है इसके बाद एक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको इस लाइन का नाम पता होना चाहिए। तो इस लाइन का जो नाम होता है वो लाइन का नाम होता है वाउचर टाइप, BCH टाइप। अब इस BCH टाइप के अंदर हम बॉर्डर लगा के देखेंगे एक बार कि ये कितना एरिया कवर करता है। तो बॉर्डर एक थिक बॉक्स नाम से होता है जो बहुत ही बढ़िया बॉर्डर चारों तरफ लगा देता है। थिक बॉक्स आपको ज़्यादातर मिल जाएगा। ये कॉमन बॉर्डर है जो यूज़ किया जाता है टैली के अंदर। मैं यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ टैली TDL को लोड करने के बाद। अब वापस से हम वाउचर खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बॉर्डर आ गया है। तो ये जो एरिया है BCH टाइप वाला वो इतना एरिया कवर करता है। अब मुझे जो फील्ड क्रिएट करनी है वो इस एक नंबर के बाद क्रिएट करनी है। तो इसका यहाँ नाम आ रहा है BCH नंबर। तो BCH नंबर के बाद मैं एक फील्ड क्रिएट करूँगा। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इस लाइन के अंदर वाउचर नंबर के बाद हमें एक फील्ड ऐड करना है। तो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन हमको देखनी पड़ेगी। कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं आगे ऐड कॉलन फील्ड, उसके बाद कॉलन आफ्टर, उसके बाद वाउचर टाइप के बाद आपको नहीं चाहिए, वाउचर नंबर के बाद आपको चाहिए। तो वाउचर प्रॉम्प्ट तक तो आप डिलीट कर दीजिए और आपको वाउचर नंबर के बाद चाहिए, इसलिए इसके बाद इसकी बाकी फील्ड्स को डिलीट कर दीजिए। और फील्ड का नाम आपको यहाँ देना है जिस नाम से भी आप फील्ड बनाना चाहते हैं। तो BCH सैम्पल या फिर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ बना लेता हूँ। और जो फील्ड हम बनाते हैं उनकी डेफिनेशन लिखना कंपलसरी होता है। तो मैं इस फील्ड की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ ताकि मेरी ये एरर नहीं आए। अब हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ और एस्केप करके बाहर आते हैं। वापस से हमारा वाउचर खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ फील्ड में मेरा कर्सर आ गया है। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है उसकी, तो यहाँ मैक्स लिख करके हम अगर कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे मैंने 5 डाल दिया, तो इस फील्ड के अंदर हम 5 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं टाइप कर पाएंगे, 5 से ज़्यादा कीबोर्ड से कीज़ प्रेस नहीं कर पाएंगे। ये इसका मतलब है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। इसको सेव करूँगा और यहाँ ERP खोल करके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके वापस वाउचर खोलूँगा। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा इस फील्ड के अंदर। तो मैंने 5 तो टाइप किया, उसके आगे मैं प्रयास कर रहा हूँ टाइप करने का, लेकिन टाइप नहीं करने दे रहा है। तो मैक्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैक्स लिखें चाहे मैक्सिमम लिखें, एक ही बात है दोनों का मतलब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्किप। स्किप लिखने के बाद अगर आप यस लिख देते हैं तो इस फील्ड के ऊपर हमारा कर्सर जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट फील्ड पर चला जाएगा। स्किप का यूज़ ज़्यादातर कैलकुलेशन, ऑटो कैलकुलेशन वाली फील्डों में किया जाता है। जैसे टोटल वाली फील्ड है। अब टोटल वाली फील्ड जो टैली लगा रही है वो सही टोटल है, उसमें आपको नहीं जाने देगा, तो उसको ये स्किप करके रखा हुआ होता है। मैं एक बार इसको करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ वाउचर नंबर डाला, उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा जो कर्सर है वो इस फील्ड के ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा जो भी नेक्स्ट फील्ड है, जैसे पार्टी अकाउंट वाली फील्ड है तो उसके अंदर जा रहा है। स्किप को कंडीशन के आधार पर मैनेज भी किया जा सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्किप है वो केवल सेल के वाउचर में ही काम करे, यानी कि सेल के वाउचर में मैं जब भी वाउचर नंबर के बाद एंटर करूं तो ये फील्ड मेरा स्किप हो जाए। तो मैं यहाँ कंडीशन लिख दूंगा। जैसे कंडीशन ऑलरेडी लिखी हुई है टैली के अंदर, @ लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा एज सेल्स। तो ये @ जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं टैली के अंदर पहले से लिखे किसी फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। @ का मतलब होता है कि सिस्टम फार्मूला का मैं कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ आप अंडरलाइन भी देख सकते हैं। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन टैली के अंदर पहले से लिखी हुई है।
आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल्स की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, $, इज सेल्स और बाउचर टाइप। अगर आप इसको ना लिखना चाहें और इसको लिख दें तब भी आपकी कोड वर्क करेगा। तो इसी तरह से अगर पेमेंट के अंदर आपको ब्लॉक करना है तो इस पेमेंट लिखेंगे $, लिख करके, रिसिप्ट के लिए $, इस रिसिप्ट लिख देंगे। इसी तरह सभी का यहाँ दिया हुआ है, आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो खुद का दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्किप $, इज सेल्स, यानी कि जब सेल्स का वाउचर होगा तो इस फील्ड में हम स्किप रहेंगे, इस फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं सेव करके टैली में आपको इसको यूज करके दिखा रहा हूँ। एक बार मैं वापस वाउचर पे आऊँगा, एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ वाउचर नंबर डाल करके जैसे ही एंटर करूँगा तो ये सेल का वाउचर है, इसलिए इसने इसको स्किप कर दिया। अगर मैं पेमेंट का वाउचर ले लूँ तो पेमेंट के वाउचर में आप देखेंगे सीधा मेरे पास इस फील्ड के अंदर आ गया है, क्योंकि इसको मैंने स्किप करा हुआ है और ये इस फील्ड के अंदर डायरेक्ट आ गया है। रिसिप्ट में भी सेम वर्क कर रहा है, ओनली सेल के अंदर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि सेल के अंदर मैंने इस फील्ड को स्किप कर दिया है। अच्छा, अब मुझे अगर सेल के अंदर नहीं चाहिए, बाकी सबके अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओनली नॉट लिख करके। अब इसका मतलब हो गया कि ये सेल के जो केस है उसमें तो स्किप नहीं करे, बाकी सब में स्किप कर दे। नोट से ये इसका सेंस निकल के आ गया। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके आपको रन करके दिखा रहा हूँ। अब मैं सेल का वाउचर खोलूँगा तो सेल के वाउचर में तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं पेमेंट का वाउचर खोलता हूँ या फिर किसी अदर वाउचर को खोलता हूँ तो उस वाउचर में ये आपको एक्सेस नहीं करने देगा इस फील्ड को, ये फील्ड स्किप कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेल्स वाउचर की। तो सेल्स वाउचर में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हम कॉलम्स होते हैं, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, परसेंटेज, अमाउंट, डिस्काउंट वगैरह, इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लाइन का पता होना चाहिए कि ये इस लाइन के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं और ये लाइन कौन सी है। तो लाइन का नाम जो है वो EI कॉलम 1 होता है, इसका नाम आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिया है एक थिक बॉक्स का, जैसे आपने यहाँ थिक बॉक्स का बॉर्डर लगाया है इसी तरह से मैंने यहाँ एक थिक बॉक्स का बॉर्डर लगा दिया है। तो जो मेरा रिजल्ट है उससे ये थोड़ा सा डार्क हो गया है जो ये बॉर्डर है। अगर मैं हटा देता हूँ इसको, तो कॉलन लगा के मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, सेमीकोलन लगा के। अब रिजल्ट देखेंगे वापस, तो ये अनडार्क हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये लाइन है EI कॉलम 1 वाली है। EI कॉलम 1 में कौन कौन से फील्ड हैं हम कंट्रोल क्लिक करके देख सकते हैं। ये इसके अंदर फील्ड्स हैं, वाउचर आइटम टाइटल, क्वांटिटी, रेट टाइटल, रेट यूनिट टाइटल, डिस्काउंट टाइटल और अमाउंट टाइटल। तो जो भी फील्ड आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ऐड फील्ड, उसके बाद होता है आफ्टर, बिफोर, एट बिगनिंग, एट एंड। मान लीजिए मुझे एक फील्ड ऐड करनी है आइटम के बाद में, तो मैं यहाँ लिखूँगा आफ्टर और फील्ड का नाम है वाउचर आइटम टाइटल, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और इसके बाद मैं एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ तो इसका नाम दे देता हूँ मैं VCH एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब VCH एग्जाम्पल का मुझे कोड भी लिखना पड़ेगा, फील्ड VCH एग्जाम्पल, यहाँ मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। अब मेरे को एरर शो नहीं करेगा। अब मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको यहाँ से। अभी आपको इफेक्ट नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नाम दिया नहीं है, इसके अंदर सेट एज कुछ किया नहीं है। सेट एज कर देता हूँ फिर आपको दिखने लगेगा। सेट एज यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर न्यू कॉलम। अब वापस से हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम के बाद न्यू कॉलम आपको दिख जाएगा। अब ये तो हमारा टाइटल हो गया, लेकिन टाइटल के नीचे जो फील्ड हैं, जो इन्वेंटरी फील्ड है वो भी होनी चाहिए। तो उनको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने फील्ड
डाला था उससे केवल ऊपर टाइटल डला है, नीचे जो है वो अभी भी क्वांटिटी के ऊपर जा रहा है। यहाँ कोई फील्ड क्रिएट नहीं हुई है इन्वेंट्री डिटेल के अंदर। तो हमें इनवॉइस इन्वेंट्री डिटेल के अंदर फील्ड क्रिएट करनी है, तो उसका भी अलग लाइन का नाम होता है। उस लाइन का नाम है EI इनवॉइस इन्फो। हैश मैं आगे क्यों लगा रहा हूँ ये आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं किसी डेफिनेशन को अगर मॉडिफाई करता हूँ तो मैं उसके आगे हैश लगा देता हूँ। तो EI इनवॉइस इन्फो की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओरिजिनल जो डेफिनेशन है उस पर गो करेंगे तो इसके अंदर वाउचर स्टॉक आइटम आपको मिल जाएगा। वाउचर स्टॉक आइटम के बाद हमें एक फील्ड और ऐड करना है जिसमें हम हमारी डिटेल, फील्ड की डिटेल डाल पाएँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड फील्ड आफ्टर वाउचर स्टॉक आइटम के बाद मुझे फील्ड का नाम लिखना है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, वाउचर एग्जाम्पल डिटेल। ये मैंने फील्ड का नाम दिया और इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ फील्ड, और इसकी मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ सेट एज, यहाँ कुछ भी मैं जैसे यहाँ लाइन डाल देता हूँ। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। आइटम का नाम हमें यहाँ चूज़ करना है। उसके बाद न्यू कॉलम वाला आपका आ गया है, यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है। 100 क्वांटिटी में लेता हूँ और उसके बाद B सीरियल नंबर 2 आ गया है यहाँ पर ऑटोमेटिक। इस तरह से अब मैंने यहाँ फील्ड भी सेट कर दी है। तो अगर मैं आज की वीडियो को समराइज करूँ तो मैंने आपको 3 लाइनों के बारे में बताया जो सेल्स वाउचर के अंदर होती हैं। पहली लाइन है आपकी वाउचर टाइप, जिसके अंदर आपके वाउचर टाइप नंबर और डेट वगैरह लिखी हुई होती है। और दूसरी लाइन है आपकी इन्वेंट्री का जो कॉलम का डिटेल की हेडिंग होती है वो EI कॉलम 1 के अंदर होती है। और तीसरी लाइन जो है वो है EI इनवॉइस इन्फो, इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री डिटेल्स होती हैं। अब आज का असाइनमेंट ये है कि आपको जो मैंने यहाँ किया है, सीरियल नंबर अनप्रॉपर वे में आ रहे हैं, तो इसको प्रॉपरली नेम ऑफ आइटम से पहले लाना है और यहाँ SI सीरियल नंबर लिखना है और उसके बाद प्रॉपरली सीरियल नंबर आने चाहिए। इस तरह का एक TDL आपको क्रिएट करना है और मुझे करने के बाद मेरी मेल पर सेंड करना है। ये आज का आपका असाइनमेंट रहेगा। इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस कराना सही है या नहीं है। प्लीज़ अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, क्योंकि मैंने मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये इंश्योरेंस सही है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।